प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं खुशीराम सर। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रथम प्रकरण वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम वर्ण विचार का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जानना होगा। भाषा व्यक्ति अपने मन के विचारों को और भावों को जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम भाषा कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? कि व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम भाषा कहते हैं। इसके बाद है लिपि। इसका अर्थ होता है कि भाषा को चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना। कोई भाषा होती है, उसकी अपनी एक लिपि होती है और लिपि चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को और भावों को व्यक्त करता है। तो यह लिपि, तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है जो कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें स्वर और व्यंजनों में वर्णमाला विभक्त होती है। अनुस्वार के लिए अलग से विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वर्ण स्पष्ट होते हैं। अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यानी जिस माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उस माध्यम को हम व्याकरण कहते हैं। तो भाषा क्या होती है कि व्यक्ति जिस माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है उसे हम भाषा कहते हैं। लिपि भाषा को चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना लिपि कहलाता है। और व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना, यह व्याकरण कहलाता है। आपने स्कूली कक्षाओं में पढ़ा होगा वर्ण के बारे में। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कुल संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44। इसमें देखिए, इस तरह भी देख सकते हैं इसको। वर्ण, स्वर, और व्यंजन। स्वर की संख्या होती है 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं और व्यंजन होते हैं 33। तो कुल हो गए ये 44 वर्ण। तो देखिए, अब हम स्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है।
तो स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है मूल या हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा है प्लुत स्वर। ये स्वर के 3 भाग हैं। और एक चौथा भी माना गया है जिसे हम बोलते हैं अयोग वहा ध्वनियां। ये इनके प्रकार। ये पहला है हमारा मूल या हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें मूल या हर्ष स्वर कहते हैं। देखिए इनमें है आ, ई, उ और री। ये 4 मूल और हर्ष स्वर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और आओ। ये वे वर्ण है जिनको बोलने में दुगना समय लगता है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। वह वर्ण जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वह वर्ण जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, भैया। तो इस तरह के जो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की, जो है अयोगवाह ध्वनियां। देखिए यह वो ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर होती है और ना ही व्यंजन होती हैं। वह ध्वनियां
जो ना तो स्वर और न ही व्यंजन होती है, उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। यानी चौथा प्रकार है अयोगवाह ध्वनियाँ। वह ध्वनियाँ जो न तो स्वर होती है और न ही व्यंजन होती है, उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये भी 4 प्रकार की होती है। एक होता है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग, चौथा है निरानुनासिक। देखिए, अनुस्वार में ये बिंदी होती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु, विसर्ग में विसर्ग चिन्ह है, और निरानुनासिक में इसमें कोई विशेष चिन्ह नहीं होते, लेकिन जब इनको बोलते हैं तो इसमें मुंह का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं इधर, उधर, हमारा, इन शब्दों जब बोलते हैं तो मुंह, नाक और का उपयोग होता है। अब अनुस्वार, सर एक मिनट देखिए, तो अनुस्वार में इस तरह की बिंदी लगती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है, विसर्ग में विसर्ग वाला चिन्ह लगता है, और निरानुनासिक में इस तरह के वर्ण होते हैं जो हम नाक और मुंह के माध्यम से बोलते हैं। अब ये जो बिंदी है ये लगती है इन मात्राओं पर, ठीक है ना। छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ए और औ। इस तरह की जो मात्राएं होती है उन पर बिंदी लगती है, और चंद्र बिंदु इन पर लगता है, ए, आ, उ और री, इन पर चंद्र बिंदु लगता है। ये विसर्ग है, और ये इस तरह के वर्ण है जो मुंह के और नाक के माध्यम से बोले जाते हैं। तो अब हम व्यंजनों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, व्यंजन के प्रकार। पहला प्रकार है इसका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमें कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ सभी का उपयोग करना पड़ता है, सभी को छूना पड़ता है। तो देखिए, जिन व्यंजनों को बोलते समय जिन व्यंजनों को बोलते समय कंठ, तालु, मुर्दा, दंत एवं ओष्ठ का उपयोग करते हैं। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ सभी का उपयोग करना
पड़ता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अया। टे वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अण। च वर्ग में च, छ, ज, झ और अण। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनको बोलते समय हमें कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ सभी का उपयोग करना पड़ता है। अब जैसे हम बात करते हैं क वर्ग की, तो क वर्ग में कंठ से निकलते हैं, च वर्ग तालु से निकलते हैं, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। तो देखिए जो क वर्ग है ये कण से निकलता है, च वर्ग तालु से निकलता है, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंतों से और प वर्ग ओष्ठ से। इनको छूना पड़ता है। देखिए दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। वह व्यंजन जो बोलते समय मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, वह व्यंजन जो बोलते समय मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, जैसे य, र, ल और वह। ये वह व्यंजन है जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और इनकी 4 होती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। देखिए वह व्यंजन जो बोलते समय सांसों में
ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं। जैसे श, से, श और हा। तो देखिए ये हमारे मुख्य रूप से 3 व्यंजन हैं, यानी जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और उस व्यंजन की संख्या होती है 4। अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। प्लस में सभी अंतस्थ व्यंजन जमा सभी स्वर। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, साथ में सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं और सभी स्वर आते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए क वर्ग, तो क वर्ग में पहला हमारा कौन सा है क, दूसरा कौन सा है ख, तीसरा है ग, चौथा है घ और पांचवा है अणा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी की संख्या, प्रत्येक वर्ग की संख्या 5 है। तो हमें कौन सा लेना है पहला, तीसरा और पांचवा। तो हमारा क वर्ग की हम बात करते हैं, तो क वर्ग का पहला कौन सा है क, तीसरा है ग और पांचवा है अणा। अब हम बात करते हैं च वर्ग की, तो च वर्ग का पहला है च, फिर तीसरा है ज और पांचवा है अणा। अब हम बात करते हैं ट वर्ग की, तो ट वर्ग में पहला है ट, तीसरा है ढ और फिर है अणा। त वर्ग की बात करते हैं, तो पहला है त, तीसरा है द और पांचवा है न। अब हम बात करते हैं प वर्ग की, तो प वर्ग में पहला है प, तीसरा है ब और पांचवा है म। यानी प्रत्येक वर्ग का क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, इन सब का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है इसके अंतर्गत आता है। साथ में सभी अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे ये हैं, ये, र, ले और व। इनको भी हम लिख देते हैं ये, र, ल और व। और सभी स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सभी अंत्यस्थ व्यंजन, सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए अब हमारा दूसरा प्रकार है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और
चौथा वर्ण आता है। अल्प प्राण में से क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें दूसरा और चौथा वर्ण जमा ऊष्म व्यंजन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क वर्ग में दूसरा हमारा ख और चौथा घ। च वर्ग में दूसरा हमारा छ है और चौथा झ। ट वर्ग में दूसरा ठ है और चौथा ढ। ट वर्ग में दूसरा थ है और चौथा ध। प वर्ग में दूसरा फ है और चौथा भ। तो देखिए इसका हम लिखते हैं ख और क। इसमें हम लिखते हैं छ छ। इसमें हम लिखते हैं ठ ठ। और त वर्ग में हम लिखते हैं थ और ध ध। और प वर्ग में हम लिखते हैं फ और भ। पाक में सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स और है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन, इसमें हम पहला भाग है घोष या सघोष व्यंजन। घोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। जहां इसमें सभी अंतस्थ व्यंजन जमा, हाँ। तो देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अर्थात इन तीनों को, इधर इन तीनों को, ट वर्ग में इन तीनों को, त वर्ग में इन तीनों को और प वर्ग में इन तीनों को हम इसके अंतर्गत ले लेंगे। इसके बाद में सभी अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे और उसी व्यंजन का है इसके अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है लास्ट के तीनों जो है 3, 4, 5 तीन, प्रत्येक वर्ग के 3 और 4, 5 वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे और सभी अंतस्थ व्यंजन आएंगे और उस व्यंजन का है इसके अंतर्गत आता है। देखिए दूसरा प्रकार है इसका अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का अब देखिए सघोष व्यंजन में हमने क्या किया था? लास्ट के 3, 4, 5 सब में ले लिए, उसके पहले के पहला और दूसरा वो हमने नहीं लिया, तो वो किस में आएगा?
अघोष के अंतर्गत आएगा। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, ठीक है, जमा उस व्यंजन का श, श और श। अब है हमने सघोष व्यंजन में ले लिया था, लेकिन बाकी जो बचे तीन है वो किस में आएंगे? अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, यानी दो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आपस में मेल होता है। जैसे हम बात करते हैं छ की, इसमें आधा क और श यानी कक्षा, ठीक है। इसी प्रकार ग यानी गज्ञानी वाला जो ग आता है, जिसमें आधा ज और या होता है। एक हम बात करते हैं विद्या, तो विद्या में आधा ध और ये यानी विद्या, विद्यालय, तो इसमें आधा द और ये का उपयोग होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं त्रय, त्रय त्रिशूल वाला, तो उसमें आधा त और रे का उपयोग होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं श्रेय, हम बात करें श्रीमान उस वाले में, तो इसमें आधा श और रे का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जिसमें अनुनासिक व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, जिसमें हम बोलने में नाक का उपयोग करते हैं। जैसे ये अण है, ये सारे अणे जो इसमें आते हैं ये किस में आते हैं? अनुनासिक में आते हैं। ये बिंदु, चंद्र बिंदु, ये बिंदु चंद्र बिंदु, ये आधा न और मैं दोनों का मेल होता है इन दोनों के अंतर्गत। तो ये पांचों वर्ण। इसके बाद तीसरा है उत्क्षिप्त व्यंजन, तो ये दोनों वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों का आपस में मेल होता है। तो देखिए इसमें आधा च और च, आधा क आधा न, और ये अपने ही व्यंजन से मेल होता है इनका। तो जैसे सच्चा, पक्का, मन्नत, यानी जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं वो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है आगत व्यंजन, यानी ऐसे चिन्ह जो विदेशी भाषाओं से आते हैं, यानी कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो उर्दू भाषा के हैं, और जब उनको हिंदी में उपयोग करते हैं तो हमें कुछ विदेशी चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आपने ये चिन्ह देखा होगा, जिसे हम अर्धचंद्रकार कहते हैं। एक होता है चंद्र बिंदु, जिसमें हम इस तरह से लगाते हैं, लेकिन इसमें ये वाली बिंदी नहीं होती, ये केवल अर्धचंद्रकार कहलाता है, जो कि विदेशी भाषाओं के चिन्ह है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, देखिए इस तरह से आपने ज और फ के नीचे आपने इस तरह की बिंदी लगी हुई देखी हुई है। उर्दू भाषा में इसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं इस बिंदी को, और इसे नुक्ता कहते हैं, जो कि उर्दू भाषा से लिया गया है। और हिंदी भाषा में जब उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं इन वर्णों का, तो हमें ये बिंदी लगानी पड़ती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं र व्यंजन की, तो रे की मात्रा जब सीधो रेखा के ऊपर लगती है, ये सीधो रेखा होती है इस तरह से, तो जब यह मात्रा सीधो रेखा के ऊपर लगती है, इस तरह लगती है, जैसे ये सीधो रेखा हो गई और इसके ऊपर इस तरह जब मात्रा रे की मात्रा लगती है, तो इसे हम बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ मात्रा बोलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ वर्णों में नीचे की ओर इस तरह मात्रा लगती है, जैसे हम देखते हैं ट वर्ग में, तो ट वर्ग में ज्यादातर इस तरह से रे की मात्रा लगती है और इस तरह की मात्रा लगती है, जिन्हें हम बोलते हैं पदेन। देखिए बच्चों, प्रयत्न के आधार पर कुछ व्यंजन बताए गए हैं। जैसे पहला है स्पर्शी व्यंजन, जो कि हमने इसके बारे में पहले भी अध्ययन कर लिया था। तो स्पर्शी व्यंजन में क, च, ट, त और प, इस वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। इसके बाद है संघर्षी व्यंजन, जिसमें ख, ग, झ, फ, श और स आता है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, जिसमें छ, ज और झ आता है। नासिकीय में प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, ये सभी अणा इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पार्श्व व्यंजन में लय आता है, लुंठित में र आता है, और अर्धस्वर में य और व, और उच्चित में न आता है। तो ये कुछ व्यंजन और हैं जो आपको याद करने हैं। और इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन दोनों का अध्ययन कर लिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, दोहराते रहें, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा।
इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अब हम इनका समाधान करते हैं। प्रश्न है, भाषा को चिन्हों के रूप में लिखना कहलाता है वर्ण, लिपि, स्वर, व्याकरण। तो इसका सही उत्तर होगा लिपि, क्योंकि भाषा को चिन्हों के रूप में अभिव्यक्त करना लिपि कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसमें अ, ई, उ, री। तो इसका सही उत्तर है ब। ब में बड़ी ई हर्ष स्वर के अंतर्गत नहीं आती, यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। तीसरा प्रश्न है, अयोगवाह ध्वनि का उदाहरण नहीं है। इसमें अंग, अह, मुँह, अणा। अब देखिए, अ में बिंदी है और बे वाले में है विसर्ग है, से में चंद्र बिंदु है और दे में अण है। अब अण नासिक है, ठीक है ना। ये बिंदु, विसर्ग और चंद्र बिंदु ये अयोगवाह ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, अण नासिक के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है द, अण। चौथा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन होते हैं 11, 44, 24, 25। तो इसका सही उत्तर है 25, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं, तो उनकी संख्या 25 होती है। पांचवा है, निम्नलिखित में से फ का उच्चारण स्थान है। तो इसमें पहला दंत है, दूसरा तालु है, तीसरा ओष्ठ है, चौथा कंठ है। तो इसका सही उत्तर है श, ये ओष्ठ है। देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसमें श, ण, य और अण। अब इसमें श ये उस व्यंजन का है, अण नासिक और ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें द इसका सही आंसर है, जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ व्यंजन और ह कहलाते हैं अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण, अघोष। तो इसका सही उत्तर है सघोष, क्योंकि सघोष के अंतर्गत दूसरा, चौथा, पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन और ह आता है, और अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा और श, स और श आता है। आठवां है, नुक्ता व्यंजन का उदाहरण है। तो इसमें पहला जो हमारा विकल्प है ज और ड, अ और म। तो इसका सही उत्तर है अ। तो ये जय के नीचे जो बिंदी लगी हुई है इसे हम नुक्ता कहते हैं। तो ये है इसका पहला आंसर सही है। दूसरा है लुंठित व्यंजन है। इसमें देखिए इसका सही आंसर है र, यानी आधा जो र है इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। 10वां, दो समान व्यंजनों का मेल कहलाता है दावित्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और लुंठित व्यंजन। तो इसका सही उत्तर है अ, दावित्व व्यंजन। इसमें दो समान व्यंजनों का मेल होता है, संयुक्त में दो भिन्न व्यंजनों का मेल होता है, ठीक है, और लुंठित में आधा र और पार्श्व में आधा ले आ जाए। ठीक है बच्चों।